नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर। आज हम ताओ ते चिंग पर बात करने वाले हैं। आधुनिक दुनिया में हम सभी एक अजीब सी दौड़ में शामिल हैं। यह दौड़ न तो किसी मैदान पर है, न ही किसी स्पर्धा में, बल्कि हमारे मन के भीतर और बाहर की दुनिया में फैली हुई है। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम दिखावा करेंगे, उतनी ही ज्यादा प्रसिद्धि हमें मिलेगी। जितनी ज्यादा ताकत हम जमा करेंगे, उतनी ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। देखिए ना, सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी की चमकती तस्वीरें पोस्ट करता है। महंगे कपड़े, लग्जरी कारें, विदेशी यात्राएं और अनगिनत लाइक्स। हम मानते हैं कि ये सब सफलता की कुंजी है। लेकिन क्या वाकई, क्या यह दिखावा हमें सच्ची खुशी देता है, या सिर्फ एक भ्रम की दीवार खड़ी करता है जिसके पीछे हमारा असली चेहरा छिप जाता है? सोचिए, एक युवा एग्जीक्यूटिव जो दिन रात काम करता है, वह मीटिंग्स में अपनी उपलब्धियों का बखान करता है, सोशल मीडिया पर अपनी प्रमोशन की खबरें शेयर करता है और हर पार्टी में अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। बाहर से वह शक्तिशाली लगता है, एक विजेता जो दुनिया को जीत रहा है। लेकिन रात को जब वह अकेला होता है तो उसके मन में एक खालीपन होता है। वह सोचता है, यह सब क्यों? मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन शांति कहां है? यह दिखावा की कीमत है। हम जितना ज्यादा बाहर की दुनिया में चमकने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपने भीतर की रोशनी को बुझाते जाते हैं। प्रसिद्धि की यह भूख हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां हम खुद को भूल जाते हैं। हमारी जरूरतें महत्वाकांक्षाओं में बदल जाती हैं और महत्वाकांक्षाएं घमंड में। यह घमंड धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देता है, जैसे कोई पेड़ जो बाहर से हरा भरा लगता है लेकिन जड़ें सड़ चुकी होती हैं। हमारी समाज की यह सोच कहां से आई? शायद औद्योगिक क्रांति से या पूंजीवाद की लहर से, जहां सफलता को पैसे और पद से मापा जाता है। लेकिन हजारों साल पहले प्राचीन चीन में एक ऐसे शख्स ने इस भ्रम को चुनौती दी। उसका नाम था लाओ त्से। वह कोई राजा नहीं था, कोई योद्धा नहीं, बल्कि एक साधारण विचारक जो प्रकृति के साथ जीता था। उसने ताओ ते चिंग नामक एक छोटी सी किताब लिखी, जो मात्र 81 अध्यायों में पूरी दुनिया के रहस्यों को समेटे हुए है। यह किताब कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का एक दर्शन है, जो हमें सिखाता है कि ज्यादा प्रयास करने से हम खुद से दूर हो जाते हैं। जितनी ज्यादा शक्ति हम बाहर से अर्जित करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही हमारी आंतरिक शक्ति कमजोर पड़ती जाती है। लाओ त्से कहते हैं, ताओ यानी मार्ग, जो स्वाभाविक है, बिना जबरदस्ती के। लेकिन हम इंसान उस मार्ग से भटक जाते हैं क्योंकि हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें खींचती हैं। आज की दुनिया में इस दर्शन की जरूरत पहले से ज्यादा है। देखिए, कॉरपोरेट जगत में कितने लोग बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं। वे दिन रात काम करते हैं, प्रमोशन पाने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए, लेकिन अंत में क्या मिलता है? तनाव, अवसाद और एक अशांत मन। लाओ त्से कहते हैं, जो जानता है कि पर्याप्त क्या है, वह हमेशा पर्याप्त रहेगा। लेकिन हम कभी संतुष्ट नहीं होते। हमारी जरूरतें, रोजी रोटी, घर परिवार धीरे धीरे महत्वाकांक्षाओं में बदल जाती हैं। मुझे और चाहिए, यह सोच हमें दौड़ाती रहती है। और जब हम रुकते हैं तो पता चलता है कि हमने खुद को खो दिया है। हम बाहर से खूबसूरत लगते हैं, फिट बॉडी, स्टाइलिश कपड़े, लेकिन अंदर से बदसूरत, क्योंकि क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष हमें खा रहे होते हैं। एक उदाहरण लीजिए, एक प्रसिद्ध अभिनेता जो स्क्रीन पर लाखों दिलों की धड़कन है, वह पार्टियों में जाता है, फोटोशूट करता है, इंटरव्यू देता है। दुनिया उसे शक्तिशाली मानती है, लेकिन उसके मन में क्या है? डर कि कहीं उसकी प्रसिद्धि छिन न जाए। वह रातों को नींद की गोलियां खाता है क्योंकि उसका मन अशांत है। लाओ त्से की ताओ ते चिंग हमें बताती है कि यह सब व्यर्थ है। सच्ची शक्ति वह है जो दिखाई नहीं देती। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं में उलझता है, वह खुद से दूर होता जाता है। उसकी जरूरतें महत्वाकांक्षाएं बनती हैं और महत्वाकांक्षाएं घमंड। ये घमंड हमें अंदर से खोखला कर देता है। हम बाहर से शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर। बाहर से शांत, लेकिन अंदर से तूफान। ताओ ते चिंग की शुरुआत ही इस विरोधाभास से होती है। लाओ त्से कहते हैं,
ताओ जो कहा जा सकता है वह सच्चा ताओ नहीं है। यानी जो चीजें हम शब्दों में बांधते हैं वे अधूरी होती हैं। हमारी सफलता की परिभाषा भी ऐसी ही है, अधूरी। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा, ज्यादा पद, ज्यादा प्रसिद्धि हमें खुश करेगी, लेकिन लाओ त्से हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का सच्चा सार सादगी में है। ज्यादा प्रयास करने से हम प्रकृति के प्रवाह से बाहर हो जाते हैं। जैसे पानी बहता है बिना रुकावट के, वैसे ही जीवन जीना चाहिए। लेकिन हम बांध बनाते हैं, महत्वाकांक्षाओं के बांध, और खुद को कैद कर लेते हैं। यह कहानी उस सीख की ओर ले जाती है जहां एक सैनिक और साधु की मुलाकात हमें ताओ की सच्ची शक्ति दिखाती है। लाओ त्से का यह खजाना हमें बताता है कि सादगी में ताकत है, शांति में सफलता। हम जितना ज्यादा बाहर की दुनिया में खोते हैं उतना ही हम अंदर से टूटते हैं। बाहर से खूबसूरत, अंदर से बदसूरत। बाहर से शक्तिशाली, अंदर से कमजोर। बाहर से शांत, अंदर से अशांत। ताओ ते चिंग हमें वापस खुद की ओर लौटने का रास्ता दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। प्राचीन चीन के एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां बांस के जंगल हवा के साथ लयबद्ध तरीके से झूमते थे और नदी की मधुर ध्वनि पहाड़ों की चुप्पी को तोड़ती थी, एक ताओवादी साधु रहता था। उसका नाम था लाओ शेन। वह एक साधारण सा व्यक्ति था जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा शांत, जैसे किसी गहरे समुद्र की सतह। वह गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जहां वह दिन रात ध्यान करता, प्रकृति के साथ एकाकार होता और ग्रामीणों को ताओ के सिद्धांतों की शिक्षा देता। लाओ शेन की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी, न कि उसकी विद्वता के लिए बल्कि उसकी शांति और सादगी के लिए। लोग कहते थे कि उसकी एक नजर ही किसी के मन को शांत कर सकती थी। उसी गांव के पास एक सैन्य छावनी थी, जहां एक युवा सैनिक छेंग लियान अपनी तलवारबाजी और साहस के लिए प्रसिद्ध था। छेंग लियान एक गर्वीला योद्धा था। उसकी मांसपेशियां पत्थर की तरह सख्त थीं और उसकी तलवार इतनी तेज थी कि वह एक ही वार में बांस के मोटे तने को 2 हिस्सों में काट सकती थी। वह युद्ध के मैदान में अपनी जीत के लिए जाना जाता था और उसका मानना था कि ताकत ही सब कुछ है। उसके लिए दुनिया 2 हिस्सों में बंटी थी, जो जीतते हैं और जो हारते हैं। उसका मानना था कि जो व्यक्ति हथियार नहीं उठाता वह कमजोर है, और कमजोरी उसकी नजरों में सबसे बड़ा अपमान था। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि लाओ शेन ने एक चोर को बिना किसी हिंसा के अपने वश में कर लिया था। चोर, जो रात में साधु की झोपड़ी में चोरी करने आया था, सुबह लाओ शेन के साथ चाय पीता हुआ पाया गया। उसने न केवल चोरी छोड़ दी बल्कि साधु का अनुयायी बन गया। यह सुनकर छेंग लियान को हंसी आई। यह कोई जादू नहीं, केवल मूर्खता है। उसने अपने साथी सैनिकों से कहा, यह साधु निहत्था है, कमजोर है। उसकी शांति केवल डरपोकपन का बहाना है। मैं उसे चुनौती दूंगा और दिखाऊंगा कि सच्ची ताकत क्या होती है। अगले दिन छेंग लियान अपनी चमकती तलवार और चमड़े का कवच पहनकर लाओ शेन की झोपड़ी की ओर निकला। सूरज ढल रहा था और पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। बांस के जंगल में हवा की सरसराहट और नदी की मधुर ध्वनि के बीच छेंग लियान की भारी सांसें और उसके कवच की खनक स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। उसका मन क्रोध और उत्साह से भरा था। वह सोच रहा था कि वह साधु को कैसे ललकारेगा और उसकी तथाकथित शांति को ध्वस्त कर देगा। लाओ शेन अपनी झोपड़ी के बाहर एक चट्टान पर बैठा था। उसके सामने एक छोटा सा तालाब था जिसमें कमल के फूल तैर रहे थे। वह शांतिपूर्वक पानी की सतह को देख रहा था, मानो उसमें सारी दुनिया समाई हो। जब छेंग लियान वहां पहुंचा, उसने अपनी तलवार को मायन से बाहर निकाला और जोर से चिल्लाया, ए साधु, मैं छेंग लियान हूं, इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली योद्धा। मैंने सुना है कि तुम कमजोरों को अपनी बातों में फंसाते हो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अपनी तथाकथित शांति से मुझे हरा कर दिखाओ, वरना मेरी तलवार तुम्हारी हार का सबूत देगी। लाओ शेन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया से बात कर रहा हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, योद्धा, तुम्हारी तलवार तेज है, लेकिन क्या वह तुम्हारे मन की उथल पुथल को काट सकती है? आओ मेरे साथ बैठो, हम ध्यान करेंगे। छेंग लियान को यह जवाब मूर्खतापूर्ण लगा। उसने अपनी तलवार को हवा में लहराया और क्रोधित स्वर में कहा, ध्यान? यह कोई युद्ध का मैदान नहीं है साधु। मैं तुम्हें युद्ध में हराना चाहता हूं,
न कि तुम्हारी बकवास सुनना। लाओ शेन ने फिर से मुस्कुराया। युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़ा जाता योद्धा। सबसे बड़ा युद्ध मन के भीतर होता है। यदि तुम मेरे साथ बैठने का साहस रखते हो तो शायद तुम उस युद्ध को समझ सको। छेंग लियान का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार को और ऊंचा उठाया, मानो वह साधु पर वार करने वाला हो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर लाओ शेन की आंखों से मिली, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। साधु की आंखों में न डर था, न क्रोध, न ही कोई चुनौती। वहां केवल एक अथाह गहराई थी, जैसे कोई शांत झील जो सारी दुनिया को अपने में समेटे हुए हो। छेंग लियान का हाथ कांपने लगा। उसने तलवार नीचे कर ली और कहा, ठीक है साधु, मैं तुम्हारी इस मूर्खता में हिस्सा लूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे प्रभावित नहीं कर सके तो मेरी तलवार तुम्हारी शांति को चूर चूर कर देगी। लाओ शेन ने हल्के से सिर हिलाया और उसे अपने पास चट्टान पर बैठने का इशारा किया। छेंग लियान ने अपनी तलवार को मायन में वापस रखा और भारी कदमों से साधु के पास बैठ गया। उसका मन अभी भी उत्तेजित था। वह सोच रहा था कि यह साधु उसे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन वह यह भी देखना चाहता था कि इस निहत्थे बूढ़े व्यक्ति में ऐसी क्या बात है जो लोगों को उसकी ओर खींचती है। लाओ शेन ने कहा, अपनी आंखें बंद करो योद्धा, अपनी सांसों पर ध्यान दो, सुनो हवा को, नदी को, अपने दिल की धड़कन को। छेंग लियान ने आंखें बंद की, लेकिन उसका मन शांत होने से इनकार कर रहा था। उसे अपने युद्ध के दिन याद आ रहे थे। वह खून, वह हिंसा, वह जीत का नशा। उसे अपने कमांडर की डांट याद आई, जब उसने एक बार गलती से अपने ही सैनिक को घायल कर दिया था। उसे अपनी मां की आवाज याद आई, जो उसे बचपन में कहती थी कि वह एक दिन बड़ा योद्धा बनेगा। उसका मन एक तूफान की तरह उथल पुथल मचा रहा था। उसने आंखें खोल दी और गुस्से में कहा, यह बेकार है, यह ध्यान तुम्हारी कमजोरी का सबूत है। मैं योद्धा हूं, मैं शांति की तलाश में नहीं आया। लाओ शेन ने शांत स्वर में जवाब दिया, योद्धा, तुम्हारा क्रोध तुम्हारी तलवार से भी तेज है, लेकिन वह तुम्हें कहां ले जा रहा है? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी हर जीत के बाद भी तुम्हारा मन शांत क्यों नहीं होता? छेंग लियान स्तब्ध रह गया। साधु के शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभे। वह सचमुच कभी शांत नहीं हुआ था। हर युद्ध के बाद, हर जीत के बाद उसे एक खालीपन महसूस होता था। वह हमेशा अगली लड़ाई, अगली चुनौती की तलाश में रहता था, लेकिन उसने कभी इस खालीपन को समझने की कोशिश नहीं की थी। लाओ शेन ने आगे कहा, ताओ कहता है कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। तुम मेरी सादगी को कमजोरी समझते हो, लेकिन सच्ची ताकत वह है जो मन को शांत रखती है, जो क्रोध को नियंत्रित करती है, जो हिंसा को अनावश्यक बनाती है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह ताकत दिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन का सामना करना होगा। छेंग लियान को यह बात चुनौती की तरह लगी। उसने फिर से आंखें बंद की और इस बार साधु के निर्देशों का पालन करने की कोशिश की। उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। पहले तो उसका मन भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह नदी की आवाज, हवा की सरसराहट और अपने दिल की धड़कन को सुनने लगा। उसे अपने भीतर एक अजीब सी उथल पुथल का एहसास हुआ। वह क्रोध, डर और गर्व का मिश्रण था जो उसे हमेशा बेचैन रखता था। कई घंटे बीत गए। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और आसमान में तारे चमक रहे थे। छेंग लियान ने जब आंखें खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे वह पहली बार अपने मन को देख रहा हो। उसने लाओ शेन की ओर देखा और कहा, तुमने मुझसे युद्ध नहीं किया, फिर भी मैं हार गया। तुम्हारी शांति ने मुझे परास्त कर दिया। लाओ शेन ने हल्के से हंसते हुए कहा, यह हार नहीं योद्धा, यह तुम्हारी जीत है। तुमने अपने मन के तूफान को देखा और उसे शांत करने का साहस दिखाया। यह ताओ का मार्ग है, लड़ना नहीं बल्कि समझना। उस रात छेंग लियान ने साधु की झोपड़ी में रुकने का फैसला किया। अगले कुछ महीनों तक वह लाओ शेन का शिष्य बन गया। उसने तलवार को छोड़कर मन की शांति को अपनाना सीखा। वह गांव वालों के साथ खेतों में काम करता, बच्चों को कहानियां सुनाता और लाओ शेन के साथ ध्यान करता। उसने जाना कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं बल्कि मन की शांति और संयम में होती है। एक दिन जब छेंग लियान अपनी पुरानी सैन्य छावनी में लौटा तो उसके साथी हैरान रह गए। वह गर्वीला योद्धा नहीं था जो हर किसी को चुनौती देता था। उसकी आंखों में वही शांति थी जो उसने लाओ शेन में देखी थी। जब उसके कमांडर ने उससे पूछा कि वह कहां था तो छेंग लियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एक नया युद्ध लड़ा और इस बार मैंने अपने मन को जीता। इस कहानी में लाओ शेन ताओवादी दर्शन का प्रतीक है
जो सादगी, शांति और आत्मनियंत्रण को सर्वोच्च मानता है। ताओ ते चिंग में लाओ त्से कहते हैं, जो कोमल है वह कठोर को जीत लेता है, जो शांत है वह उग्र को वश में कर लेता है। लाओ शेन की सादगी और निहत्थापन छेंग लियान को कमजोरी लगता है, लेकिन यह उसकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। छेंग लियान का क्रोध और गर्व बाहरी ताकत का प्रतीक है, जो तात्कालिक जीत तो दे सकता है लेकिन स्थायी शांति नहीं। नरम और कमजोर, कठोर और मजबूत को जीत लेता है। यह कथन लाओ त्से के ताओ ते चिंग दर्शन से प्रेरित है, जो प्रकृति के सूक्ष्म और लचीले गुणों की शक्ति को रेखांकित करता है। यह विचार नदी के उदाहरण से स्पष्ट होता है, जो अपनी निर्मलता, कोमलता और लचीलापन के कारण सबसे कठोर चट्टानों को भी समय के साथ घिसकर, काटकर या रास्ता बनाकर जीत लेती है। नदी की यह विशेषता हमें जीवन में लचीलापन, धैर्य और अनुकूलनशीलता की महत्ता सिखाती है। नदी अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं से टकराकर उन्हें तोड़ने की कोशिश नहीं करती। इसके बजाय वह अपने प्रवाह को बाधाओं के अनुरूप ढाल लेती है। यह लचीलापन उसकी शक्ति है। जीवन में भी जो लोग परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाते हैं, वे कठिन से कठिन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कठोरता अक्सर टूटने का कारण बनती है, जबकि लचीलापन स्थायित्व देता है। नदी की ताकत उसकी गति या बल में नहीं, बल्कि उसकी निरंतरता में है। वह धीरे धीरे लेकिन लगातार बहती है और समय के साथ विशाल घाटियों को तराश देती है। यह हमें सिखाता है कि छोटे छोटे प्रयास यदि निरंतर हों तो बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। धैर्य और लगन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। नदी की निर्मलता उसकी शक्ति का एक और आयाम है। उसका शांत स्वभाव उसे आकर्षक बनाता है, और यह शांति ही उसे अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार करने की शक्ति देती है। जीवन में भी शांत और संयमित मन कठिन परिस्थितियों में बेहतर निर्णय लेता है। नदी प्रकृति का एक संतुलित रूप है। वह न तो बहुत आक्रामक होती है और न ही पूरी तरह निष्क्रिय। वह अपने मार्ग को बनाती है, लेकिन प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का अर्थ हमेशा प्रभुत्व या बल प्रयोग नहीं है, बल्कि संतुलन और सामंजस्य में भी अपार शक्ति छिपी होती है। कठोरता और अहंकार रिश्तों को तोड़ सकते हैं, लेकिन नम्रता और समझदारी उन्हें मजबूत बनाती है। जैसे नदी बाधाओं को चुपके से पार कर जाती है, वैसे ही सहानुभूति और धैर्य से रिश्तों की बाधाएं दूर की जा सकती हैं। जीवन की समस्याओं का सामना करते समय कठोरता या बल प्रयोग के बजाय लचीलापन और रचनात्मक सोच अधिक प्रभावी हो सकती है। नदी की तरह हमें भी परिस्थितियों के अनुरूप ढलना और समाधान खोजना चाहिए। नदी का प्रवाह हमें सिखाता है कि आत्मविकास एक सतत प्रक्रिया है। धीरे धीरे लेकिन लगातार प्रयास करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नदी की निर्मलता और लचीलापन उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में शक्ति का अर्थ केवल बल या कठोरता नहीं है। सच्ची शक्ति लचीलापन, धैर्य और संतुलन में निहित है। जैसे नदी समय के साथ विशाल चट्टानों को भी घिस देती है, वैसे ही हम भी धैर्य, अनुकूलनशीलता और शांति के साथ अपने जीवन की बाधाओं को पार कर सकते हैं। ये दर्शन हमें प्रकृति से प्रेरणा लेने और जीवन को एक सरल, संतुलित और शक्तिशाली दृष्टिकोण से जीने की सीख देता है। आजकल की युवा पीढ़ी को देखिए, वे इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा दिखावा उतनी ज्यादा सफलता। लेकिन क्या वे खुश हैं? नहीं, वे तुलना में फंस जाते हैं। उसके पास ज्यादा लाइक्स हैं, मैं क्यों पीछे हूं? यह सोच उन्हें अशांत कर देती है। लाओ त्से कहते हैं, जो दूसरों को जीतता है वह शक्तिशाली है, जो खुद को जीतता है वह सर्वशक्तिमान है। हम बाहर की दुनिया को जीतने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं। हमारी जरूरतें कब महत्वाकांक्षाओं में बदल गईं पता ही नहीं चलता, और ये महत्वाकांक्षाएं हमें घमंडी बना देती हैं। घमंड वह जहर है जो धीरे धीरे हमें खोखला कर देता है। हम बाहर से चमकते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए। एक और पहलू देखिए, राजनीति में नेता चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, दिखावा करते हैं, रैलियां निकालते हैं। वे ताकत की बात करते हैं, लेकिन अंदर से वे डरते हैं। हारे तो क्या होगा? लाओ त्से की शिक्षा यहां लागू होती है। सच्चा नेता वह है जो लोगों को लगे कि उन्होंने खुद किया है। लेकिन हमारे नेता घमंड में डूबे रहते हैं। वे ज्यादा शक्ति अर्जित करने की कोशिश में खुद से दूर हो जाते हैं। उनकी जरूरतें, जनता की सेवा
महत्वाकांक्षाओं में बदल जाती हैं, सत्ता की भूख, और यह भूख उन्हें अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से वे शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर, क्योंकि वे अपनी आत्मा को बेच चुके होते हैं। व्यापार जगत में भी यही हाल है। एक उद्यमी जो स्टार्टअप शुरू करता है, वह निवेशकों को प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े प्लान बनाता है, दिखावा करता है, सफलता मिलती है, कंपनी बड़ी होती है, लेकिन क्या वह शांत है? नहीं, वह हमेशा अगले लक्ष्य की चिंता में रहता है। लाओ त्से कहते हैं, ज्यादा जानने से कम जानना बेहतर है। हम जितना ज्यादा प्रयासों में उलझते हैं, उतना ही हम सच्चाई से दूर होते जाते हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें ब्लाइंड कर देती हैं। हम नहीं देख पाते कि कब हमारी जरूरतें लालच में बदल गईं, और यह लालच हमें खोखला कर देता है। बाहर से हम खूबसूरत लगते हैं, सफल, अमीर, लेकिन अंदर से बदसूरत, क्योंकि हमने अपनी नैतिकता खो दी है। ताओ ते चिंग का यह संदेश हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी प्रासंगिक। लाओ त्से एक दरबारी थे जो राजा के लिए काम करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने सब छोड़ दिया और जंगलों में चले गए। रास्ते में एक चौकीदार ने उन्हें रोका और कहा, अपना ज्ञान लिखकर जाओ। तब उन्होंने ताओ ते चिंग लिखी। यह किताब हमें बताती है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। ज्यादा शक्ति की चाह हमें असंतुलित कर देती है। हम बाहर की दुनिया में खो जाते हैं और अंदर की शांति भूल जाते हैं। हम बाहर से शांत लगते हैं, लेकिन अंदर से अशांत, क्योंकि हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें सोने नहीं देती। आज की शिक्षा प्रणाली भी इस भ्रम को बढ़ावा देती है। बच्चे स्कूल में टॉप करने की दौड़ में लगे रहते हैं, कॉलेज में अच्छी जॉब पाने के लिए। उन्हें सिखाया जाता है कि सफलता ही सब कुछ है, लेकिन लाओ त्से कहते हैं, सफलता की जड़ विफलता में है। हम विफलता से डरते हैं, इसलिए ज्यादा प्रयास करते हैं और खुद से दूर हो जाते हैं। हमारी जरूरतें सीखना, महत्वाकांक्षाओं में बदल जाती हैं, डिग्री हासिल करना, और यह घमंड हमें खोखला कर देता है। हम बाहर से शक्तिशाली लगते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन अंदर से कमजोर, क्योंकि हमने जीवन का सच्चा अर्थ नहीं समझा। परिवार में भी यही समस्या है। माता पिता बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षाएं थोपते हैं, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। बच्चे दबाव में जीते हैं, दिखावा करते हैं कि वे खुश हैं, लेकिन अंदर से वे टूटे हुए होते हैं। लाओ त्से की ताओ ते चिंग हमें सिखाती है कि सादगी में खुशी है। ज्यादा चाहने से दुख मिलता है। हम जितना ज्यादा प्रयासों में उलझते हैं, उतना ही हम खुद से दूर होते जाते हैं। हम नहीं समझ पाते कि कब हमारी जरूरतें घमंड में बदल गईं, और यह घमंड हमें अंदर से बदसूरत बना देता है। बाहर से हम खूबसूरत लगते हैं, परफेक्ट फैमिली, लेकिन अंदर से अशांत। खेल जगत में भी देखिए, एक एथलीट जो ओलंपिक जीतने के लिए दिन रात प्रैक्टिस करता है, वह दिखावा करता है, स्पॉन्सरशिप लेता है, जीतता है तो प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन हारता है तो सब कुछ खो देता है। लाओ त्से कहते हैं, जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम ज्यादा ताकत अर्जित करने की कोशिश में अपनी शांति खो देते हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें खोखला कर देती हैं। बाहर से शक्तिशाली, अंदर से कमजोर। कला और साहित्य में भी यही है। एक लेखक जो बेस्ट सेलर बनने के लिए लिखता है, वह मार्केट ट्रेंड फॉलो करता है, दिखावा करता है, लेकिन सच्ची कला तो दिल से निकलती है। लाओ त्से हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा रचनाकार वह है जो प्रवाह में रहता है, बिना प्रयास के। लेकिन हम उलझते हैं और खुद से दूर हो जाते हैं। आध्यात्मिकता में भी लोग दिखावा करते हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लेकिन सच्ची शांति अंदर से आती है। ताओ ते चिंग कहती है, शांत रहो और दुनिया तुम्हारे पास आएगी। लेकिन हम दौड़ते रहते हैं और खोखले हो जाते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं। अब अगले वीडियो में अंत में आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।